हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो साइंस सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए सर, है ना, स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑलरेडी तो हम लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है सर? बताइए। प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए प्रधान अक्ष जो सोच रहे हो ना सर, तो वो गलत सोच रहे हो आप। यहाँ पे कहलाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। ये कैसे सर? देखिए आप लोग अगर बात करें तो गोला से काटा जाता है आपका, है ना, गोलीय दर्पण तैयार किए जाते हैं। तो कुछ ऐसा गोलीय दर्पण बनेगा आपका, है ना। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हो, गेंदा का हो जाता है, फट जाते हैं, तो कुछ ऐसा होते हैं। तो उसका जो आगे का जो सरफेस है ना, आगे का जो प्रवर्तक सतह है, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए अवतल बनाइएगा तो बाहर की ओर कलाई कीजिएगा इस दर्पण को, तो अंदर की ओर प्रवर्तक सतह बनेगा। तो जो ये वृत्ताकार जो है ना, ये वृत्ताकार, इसका व्यास क्या कहलाता है? तो ये द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। कहने में 2D फिगर बनाए तो कुछ ऐसा, तो ये होता है आपका, बाहर की ओर कलाई करेंगे तो ये अवतल दर्पण आपका होता है सर। बताइए यस नो। तो ये जो ये रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, वो कहलाता है आपका द्वारक। दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक। तो ये आपका गोलीय दर्पण का द्वारक होगा, है ना। आप जो ये सोच रहे हो ना, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा सर आपका। ये होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कितना स्टूडेंट का भ्रम है ये, है ना। ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा डी। चलिए नो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सिंपल से उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है आपका? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण होगा इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो इसमें सोचने की बात नहीं है ज़्यादा, है ना। आप लोगों को पता है लाल, है ना। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे पड़ता है, मतलब किस भाग पे बनता है? तो रेटिना, ऑब्वियसली रेटिना होगा। क्या होगा? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? देखिए कोई भी माध्यम जितना विरल होगा वो उतना उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और कोई भी माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल बहुत ही कम होगी। तो आपको पता है लोहा, पानी, कांच में, तो लोहा तो अपारदर्शक पदार्थ है ना। पानी, कांच में, पानी और कांच क्या है? निर्वात से सघन माध्यम है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अधिक चाल किस में होने वाला है? डी में, निर्वात में, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं, आखिरकार दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग, है ना, क्वेश्चन देख करके डरिए नहीं सर, है ना। इफ आई एम हियर नथिंग इज फियर, हम है तो क्या गम है। देखिए होता क्या है, चलिए पुराना डायलॉग है लेकिन सही है। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। अभिसारी याद रख लीजिए जी, जब अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर डालेंगे तो अभिसारी होगा, समांतर डालेंगे तो समांतर ही होगा, अपसारी डालेंगे तो अपसारी होगा। कैसे सर? तो देखिए प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये अभिसारी किरणपुंज मैं डाल रहा हूँ, अभिसारी है। अभिसारी उसे बोलते हैं जो एक बिंदु पर आकर के प्रकाश मिलता हुआ क्या होता है? प्रतीत या वास्तविक मिलता है आपको। देखिए अब ये क्या होगा ना, जैसे इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं पे ये जाकर के एक बिंदु पे मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो, जब अभिसारी किरणपुंज डालें तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड, मतलब बोला जाए परिवर्तित किरण भी है, जो परिवर्तित किरण भी है, जो दर्पण से परिवर्तन होने वाला जो किरण है वो भी एक बिंदु पे मिल ही रहा है। तो बाबू यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो आपतित होगी जो किरणें, वो परिवर्तित किरणें वही होगी सेम। कहने का मतलब अभिसारी किरणपुंज आपतित हुई थी तो परिवर्तित किरणें भी क्या होगी? परिवर्तित किरणें भी क्या होगी? बताइए, वो भी अभिसारी होगी। अब आप ध्यान से देखो, क्या करो, जब आप सारी डालते हो सर, साइड इसको, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे। मान लो आप सारी डालते तो सर, अब सारी किरणपुंज मान लो एक बिंदु से निकल करके क्या होता है? किरणें फैलती चली जाती है, तो कुछ ऐसा किरणपुंज निकलता है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये भी जो दर्पण से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, मानो दर्पण से जो किरणें परिवर्तित होगी वो क्या होगा? वो भी अपसारी होंगे। क्या होंगे? अपसारी। और समांतर अगर जो किरणें होंगे, समांतर किरणें होंगे, तो देखिए सर समांतर, सॉरी लाइन थोड़ा सा, देखिए जो समांतर किरणें हैं तो आप लोग को पता होगा कि इस समतल दर्पण से जो
आपतित किरण है ना, इसी पे विलंब आएगा, तो विलंब से कितना बना रहा है आपतित किरण 0, तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, आप लोगों को पता है, तो इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो परावर्तित किरण भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो याद रख लीजिए आप लोग कि समतल दर्पण पे अभिसारी किरण पुंज अगर जो आपतित होंगे तब परावर्तित किरण भी अभिसारी होगी, अगर जो समतल दर्पण पे अपसारी किरण पुंज आपतित होंगे तब परावर्तित किरण भी अपसारी होंगे, अगर जो समतल दर्पण पे समांतर किरण पुंज आएंगे तो परावर्तित किरण भी समांतर होंगे। बहुत क्लीन है ये, है ना, स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजारे तो इसमें से क्या नहीं होगा, बताइए। अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हम लोग प्रिज्म के बारे में पता है कि जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं 7 रंग में बांटता है, लेकिन हम लोग एक रंग वाला प्रकाश डाल रहे हैं, तो एक रंग वाला डाल रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, हम, है ना, एक वर्णिक किरण को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अपवर्तन हुआ है प्रकाश का, ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया, अपने मार्ग से विचलित हुआ है, तो यहाँ पे तो अपवर्तन हुआ है सर। क्या विचलन हुआ, विचलन भी हुआ सर। ये प्रकाश इस दिशा में जा रहा था तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ जा रहा था ऐसे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे एक विचलन कोण बनता है, पीछे कोई बढ़ाएंगे तो यहाँ पे विचलन हो रहा है। वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं जो अलग अलग रंग में श्वेत प्रकाश बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे तो एक ही कलर का लिए हैं, एक ही कलर का श्वेत प्रकाश जो है ना सर, 7 रंग के प्रकाश से मिलकर के बना हुआ, आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक कलर लेंगे, अगर लाल कलर प्रवेश करा रहा है ना तो लाल कलर ही रहेगा, उससे अब क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा कुछ, तो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है आपका, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं सर, बहुत क्लीन एक्सप्रेशन के साथ देखने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छा से, है ना। समझिए कि आपका पूरा साइंस का रिवीजन हो रहा है, समझ रहे हो, पूरा कंसेप्ट के साथ सर। वायु में कांच के उत्तल लेंस से वायु में शक्ति होती है, तो शक्ति पॉजिटिव होती है सर, धनात्मक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा, सिंपल से मामला है। आप लोग को पता होगा कि जब रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो जो पानी के बूंदे होते हैं एग्जैक्टली स्फीयर शेप में नहीं होते हैं, एग्जैक्टली मतलब गोलाकार नहीं होते हैं, ऐसा कुछ शेप होता है ना, वाटर का। तो देखिए पानी की बूंदे को बोल रहे हैं, वह पानी की बूंद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अगर जो यहाँ से प्रकाश डालते हैं ना सर, तो एक बार क्या होते हैं, यहाँ से वर्ण विक्षेपण चालू होता है, तो ठीक है, फिर यहाँ से प्रकाश कहाँ निकल जाता है, बाहर। ये देखिए इसमें 2 तरह का रेनबो बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक बार क्या होगा, फिर से कुछ ऐसा होने वाला है, यस नो। यहाँ पे सिंपल से बात करें तो यहाँ पे हर एक कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो मान लो हम लोग गोलीय बूंद की बात कर लो, गोली ले लेते हैं हम लोग, व्यास के अनुदिश डालेंगे, तो मान लीजिए अगर जो यहाँ से, है ना, प्रकाश की किरणें इंटर करेगा, अगर जो पानी के बूंद से, तो बाहर निकलेगा, मान लीजिए ऐसा सीधा कुछ। तो ध्यान से देखिए, अगर जो बात करते एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, फिर एक और माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, तो अपवर्तन कितने बार हो रहा है, 2 बार अपवर्तन हो रहा है। ऐसे इतना स्ट्रेट नहीं जाएगा, इसका विचलन होगा। तो यहाँ पे अपवर्तन बोल रहा है कि अपवर्तन कितना बार होगा आपका, बताइए। जो अनुदिश से व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा, तो ऑब्वियसली 2 बार होगा। कितना बार होगा सर आपका, 2 बार। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं सर ऑब्वियसली भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। गर्म तार को बोलते हैं फेज वायर ना, जिससे हम लोग क्या, जिससे विद्युतमय वायर भी बोलते हैं, विद्युतमय तार सॉरी, जिसे क्या होते हैं, जिससे विद्युत धारा जाती है उसको हम बोलते हैं गर्म तार। तो गर्म तार में इसलिए स्विच लगाएंगे, ऐसा में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब इसी में नहीं लगाओगे, ऐसा में लगा कर क्या करो, फिर तो करंट पास होगा ही ना सर। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा आपको। नेक्स्ट, जूल कुलाम कहलाता है, जूल प्रति कुलाम क्या कहलाता है, तो देखिए जूल प्रति कुलाम, तो आप लोग को पता होगा जूल वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, कुलाम में मेजर किसको करते हैं, चार्ज को, क्यू, है ना। तो W/Q क्या होता था, विभव, मतलब विभव का, तो विभव का यूनिट क्या होता है बताइए, वोल्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सर, D वोल्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या है, तो बहुत ईजी है, सिंपल से है ना। टेस्ला नहीं, टेस्ला, है ना, टेस्ला सर, ये तो ऐसे ही सामने दिख रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो बताइए उसमें ये प्रभाव नहीं, ये नहीं होगा जी, रासायनिक प्रभाव नहीं होगा सर, चुंबकीय प्रभाव, अरे तो डेफिनेटली होगा सर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी का है, सही है, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनमो बदलता है सर, डायनमो क्या बदलता है बताइए। डायनमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर जो विद्युत मोटर की बात करें तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है ना परिवर्तन करता है सर। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा सर? वर्ण विक्षेपण, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। पक्षदर्शी दर्पण बोले तो यहाँ पे बात करा उत्तल दर्पण, क्योंकि पक्षदर्शी के रूप में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो उत्तल दर्पण पूरा जिंदगी में याद कर लीजिए, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है पूरा जिंदगी में, है ना। वस्तु से हमेशा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। और अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी, आभासी भी, उल्टा भी, सीधा भी, छोटा भी, बड़ा भी, सभी तरह का। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं, है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। याद रखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। ये पूरा जिंदगी में नहीं होगा ये सब सर। काहे की बात करें, अगर जो मान लीजिए कोई बैटरी लाए मार्केट से, तो अभी उसका पोटेंशियल जैसे ही मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे अगर सर्किट से, तो उसके कनेक्ट करने के पहले जो बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल होता है मैक्सिमम होता है, उस मैक्सिमम पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, जो कि हमेशा पोटेंशियल से मतलब विभव से क्या होता है? विभवांतर से, सॉरी विभवांतर से ज़्यादा होता है। तो जैसे ही बैटरी को हम लोग चालू करते हैं ना, तो वैसे ही विद्युत वाहक बल से पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? कम जाते हैं, मतलब विद्युत विभवांतर क्या हो जाते हैं? कम जाते हैं। तो हमेशा कम होते हैं, है ना, याद रख लीजिए आप लोग। विद्युत वाहक बल से विभवांतर जो होते हैं, हमेशा कम होते हैं। सी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा सर? दो होगा। कैसे सर? समझ में नहीं आया। ऐसे समझो आप, ए है आपका अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। मान लो सर ये आपका है फोकस, थोड़ा दूर लेते हैं सर, ये है आपका फोकस के आधा दूरी पे फोकस, यहाँ पे ध्रुव है आपका। फोकस और ध्रुव के बीच देखो, फोकस और ध्रुव के बीच एकदम ठीक बीचों बीच, तो बीचों बीच कोई वस्तु रखा या ठीक बीचों बीच वस्तु रखें। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एग्जैक्ट अभी स्केल नहीं लिए हुए हम लोग। तो कैसे मान लो कि यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी कितना है? मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, ऐसा मानने में क्या जाता है। और फिर यहाँ ध्रुव से यहाँ कोई वस्तु का बीच की दूरी कितना हो जाएगा? जब आधा होगा ना तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V होता है सर। तो बताइए F पता है आप लोग का, जब बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ क्या होते हैं? हमेशा निगेटिव। तो एफ को हम लोग को निगेटिव लेना होगा तो -20 हो जाएगा। और यू कितना है? तो EV -10 हो जाएगा प्लस 1/V। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा सर बताइए? ये हो जाएगा 1/-20, फिर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 1/10 1/V। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा आपका -1 प्लस कितना 2 बराबर 1/V। तो हो जाएगा आपका सर, देखिए ऊपर लाते हैं, समझ जाइएगा, 1/20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो V बराबर 20 सेंटीमीटर हुआ सर। आवर्धन पूछ रहा है सर, तो आवर्धन बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता है, M बराबर होता है -V/U, है ना, दर्पण में। तो बताइए V का मान कितना है? अभी यहाँ पे निकाले हम लोग 20, और U का मान पता था, कितना था सर? U को -V/U, तो माइनस लिखना जरूरी है। तो 20, अब U का मान कितना आया था? U का मान हम लोग माने थे 10, तो -10। अब 10 से कटेगा कितना बार? 2 बार में 10 दूनी 20, तो 2, मतलब कि M आवर्धन कितना होगा आपका? दुगुना। तो आपका A सही है ना, एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है सर, है ना, रट्टा नहीं सर, समझना है, सब कंसेप्ट को समझना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी सर, इनमें सभी गैस, है ना, ये सभी गैस उत्पन्न होते हैं जीवाश्म ईंधन को जलने से। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, सर ओम नहीं मारिएगा, ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे बात कर रहा प्रतिरोधकता, है ना, तो प्रतिरोधकता का अगर जैसा मात्र, प्रतिरोधकता का सिंबल होता है रो जिसको बोलते हैं इसको, है ना, इस तरह से। तो हम लोग जैसा कि पता आप लोग पढ़े थे कि जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L, लेंथ, मतलब कि
जो प्रतिरोध होते हैं ना, प्रतिरोध जो होता है तार के लंबाई पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा तार की लंबाई रहेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और आर जो होता है ना अवैध क्रमानुपाती होता है किसका, तार के मोटाई का, मतलब कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, है ना। तो सर इसका क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होता है वैध क्रमानुपाती होता है तार का मोटाई का। तो वो दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे सर। तो बताइए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। अब हम लोग इक्वलिटी साइन में बदलते हैं, है ना, बराबर के साइन में लाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, आर बराबर यहाँ पे रो एक का आता है आपका कांस्टेंट वैल्यू आता है जो एल बटा ए यहाँ पे आएगा। अब इसको हम लोग रो का इसका पता करना है ना, रो यही प्रतिरोधकता आपका, तो ए यहाँ गुना में आएगा तो आर ए हो जाएगा, एल का है ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे बच जाएगा रो, है ना। तो अब बताइए यहाँ पे आर को कोचिंग मेजर करते हैं ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, है ना, ऐसा यूनिट यही ना, फिर लेंथ को मीटर में। तो यहाँ बचा आपका रो। तो अब यहाँ बताइए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सर, ओम मीटर, क्या बचेगा, ओम मीटर। रो का यही ना, रो का यूनिट हुआ, मतलब प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। चलिए नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है ना, उसको दर को मापते हैं हम लोग किसमें, वेबर में। समान माध्यम प्रकाश गमन करती है सरल रेखा में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णिक किरण गुजारा जाए तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण, विचलन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण विक्षेपण नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एक ही रंग का ये है तो एक कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए सर ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी पहले पूछ चुका है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। देखिए जो लाल करता है लिटमस पत्र को अम्ल होता है, अम्ल ला से लाल, है ना, और बाकी बच्चा क्षार तो काची करेगा, नीला। तो देखिए अम्ल जब लाल करता है तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो 7 से कम इसमें है, 9 तो 7 से बड़ा है, 10 भी 7 से बड़ा है, और 7 तो समझ रहे उदासीन होता है ना। तो 7 से कम कौन है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका। लोहे की परमाणु संख्या 26 है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है सर। लोहे की परमाणु संख्या कितना होते हैं, 26। सल्फर परमाणु की बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है। बाहरतम कक्षा की बात करें तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, बताइए। 16 होता है ना सल्फर का परमाणु संख्या, तो 16। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, लास्ट में कितना बचा, 6, है ना। 8 10 6 16, तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 9, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो एनोडीकरण कहलाएगा सर, एनोडीकरण, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना सर, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो सबसे अधिक क्रियाशील बात करें तो हम लोग, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही चैप्टर है ना। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते थे। कार्बनिक यौगिक की बात करें 2 प्रकार, एक होता था संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। आप लोग को पता है संतृप्त में आता है एल्केन, क्या आता है सर, एल्केन। असंतृप्त में आता है 2 आता है, कौन कौन आता है सर, एल्किन, है ना। एल्किन कैसे लिखते हैं सर, हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा थोड़ा सा, तो इधर उधर हो जाएगा तो, है ना। एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्किन और एल्काइन जो है ना सर, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बता दें हम कि संतृप्त से ज़्यादा भी क्रियाशील असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जो असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है ना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसके तुलना में ज़्यादा क्रियाशील। क्यों, क्योंकि इसका जो बंधन होते हैं थोड़ा कमज़ोर होते हैं, है ना। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकल जाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थोड़ा क्रियाशील होते थे। यहाँ पे देखना होगा कि असंतृप्त, इसमें से 4 में से कोई ना कोई असंतृप्त होगा। तो एल्किन का फॉर्मूला पता होगा, CnH2n होता है, और इसका क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसका क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये 2 में से कोई एक होगा, है ना। तो हम लोग इसमें से ऑप्शन क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले देखना होगा कि इसमें एल्केन रहेगा
मान लीजिए कि एल्केन तो 3 को पक्का रहेगा, तभी ना एगो एल्किन या एल्काइन होगा, है ना, तब उस समझेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग देखते हैं एल्केन में होता क्या है, हमेशा कार्बन के दुगना से 2 अधिक होता है। तो कार्बन 1 है तो दुगना से 2 अधिक है तो ये एल्केन में जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो अभिक्रियाशील ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन के दुगना से 2 अधिक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, ये भी एल्केन ग्रुप में गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए कार्बन के दुगना से 2 अधिक नहीं है, 2 दूनी 4, तो कार्बन के दुगना से 2 अधिक नहीं है, कार्बन के सीधे दुगना रहे तो एल्किन में जाएगा। तो ध्यान से देखिए एल्किन में एगो मिल गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे देखते हैं दुगना से 2 अधिक, 3 दूनी 6, 6 दू 8, दुगना से 2 अधिक है, इसका ये भी एल्किन में गया, ये भी एल्किन में गया, ये भी एल्किन में गया, तो ये सब तीनों में से कोई भी नहीं होगा। ये सब तीनों क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये एक जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपका ज़्यादा क्रियाशील कौन है बताइए सर? आपका ज़्यादा क्रियाशील ए वाला है ना सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्किन में गया आपको। चलिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, व्यंजक चूर्ण का COCl2, ये तो आपका सिंपल से है सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, है ना सर, रिएक्टेंट, अभिकारक कहते हैं हम लोग। टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी। टूथपेस्ट जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं ना सर, टूथपेस्ट जो भी यूज करते हैं हम लोग वो क्षारीय नेचर का होता है ना। उसमें देखते हैं नीम का पत्ता होता है ना, नीम का ऐसे फिगर वगैरह छापा रहता है, वो क्या होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं, मतलब कि वो क्षार होते हैं। क्षार इसलिए होते हैं कि सर हम लोग का जो मुख में जो क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं शर्करा से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, है ना, जो कि वही अम्ल को, है ना, अम्ल से हम लोग क्या होता है दांत का जो है ना क्या होता है, ह्रास होता है। उसके चलते क्या किया जाता है, टूथपेस्ट को क्षारीय बनाया जाता है ना, उसको क्या करने के लिए, उदासीनीकरण करने के लिए। तो आपका ए सही है। चलिए आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? देखिए CHO COOA आपका सी वाला हुआ, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। ये क्या है आपका सर, कीटोन का है। ये क्या ईथर का है, तो आपका क्या है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस। तो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अम्ल वर्षा किसके चलते होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड है ना जलवाष्प के कण से अभिक्रिया करती है तो H2SO4 है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और उसी के कारण क्या होते हैं, अम्ल वर्षा होते हैं, तो SO2 है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। निकल की परमाणु संख्या 28 है ना, निकल की परमाणु संख्या क्या होगा आपका 28, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, है ना सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझते हैं ZnSO4 होगा, CuSO4 होगा, FeSO4 होगा, Al2 होगा। तो आप ध्यान से देखो, एक हम लोग है ना जांच प्रणाली लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, लोहे की कील डालते हैं सर, लोहे की कील डालते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें कौन विलयन लेंगे, है ना, कि कलर चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए ZnSO4 की बात करते हैं, जिंक जो है ना Fe लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये लोहा बताइए कि जिंक ZnSO4 में से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए Fe का मामला, तो Fe तो खुद Fe यहाँ पे ऑलरेडी है ही। Al2 भी क्या है, लोहा से अधिक क्रियाशील है। तो Al2 जब लोहा से अधिक क्रियाशील है तो इतना जो लोहा जो है ना, लोहा में इतना पावर नहीं कि Al2 को विस्थापित कर देते भी नहीं होगा। कॉपर जो है ना सर लोहा से कम क्रियाशील है, तो ये लोहा क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कौन सही है सर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए इसको गर्म करते हैं तो एथिन गैस निकलती है। एथिन इसमें है कहीं पे, देखिए ये आपका एथिन, मेथ एथ 2 नंबर पे है एथिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? हीरा की बात करें सर, हीरा का अपरूप कौन है? हीरा किसका अपरूप है, किस तत्व का? गंधक का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, कार्बन का? ऑब्वियसली कार्बन का है। कार्बन का है ना, बताया था मुख्य रूप से 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सोना के अंदर बहुत क्या होती है, तन्यता वाला गुण होता है सर। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में कौन घुलनशील है सर? बेंजीन, मेथिन, ग्लूकोज,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुलेगा सर, मीथेन भी नहीं घुलेगा, बेंजीन भी नहीं घुलेगा। ग्लूकोज आप लोग घर में क्या करते हो, पानी के साथ घोल करके पीते भी हो, है ना। तो ग्लूकोज तो घुलनशील आप लोग को पता है। ये अध्रुवीय यौगिक है जो कि जल में नहीं घुल सकते हैं, और ग्लूकोज क्या हो जाता है, जल में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नांकित में कौन अम्लगम है? अम्लगम दिखे सर, अम्लगम दिखे तो कोई गम की जरूरत नहीं है। अम्लगम दिखे मतलब पारा मतलब Hg के साथ कोई भी धातु को, है ना, मिश्रित किया जाता है तो हम लोग को वो जो मिश्रित धातु तैयार होता है वो अम्लगम कहलाता है। तो पारा के साथ देखो सोडियम को मिलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, है ना। अम्लगम कौन होगा आपका, बताइए, डी। एथिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? एथिलीन का IUPAC नेम होता है आपका सर एथिन। क्या होता है आपका? एथिन होता है, एथिन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है। देखिए ब्यूटेनॉन पहले ही नाम बोल चुका है ऑलरेडी, अगर जो ये नाम नहीं बोलता ना सर तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते थे पॉसिबल। ब्यूटेनॉन, नॉन मतलब ओन मतलब कीटोन, तो कीटोन समूह का है। एल्डिहाइड नहीं, कीटोनिक, यहाँ पे मिल गया सर। एल्कोहलिक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बी होगा आपका ऑप्शन नंबर कीटोनिक। कौन होगा आपको बताइए? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कीटोनिक समूह का मतलब कीटोन समूह का ब्यूटेनॉन अनुसूत्र जो होते हैं C4H8O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहस्त्र में बंधन होते हैं? देखिए एल्काइन की बात कर रहा है ना। तो आप लोग का अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, एल्काइन, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना सर। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्किन में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात करा, दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहस्त्र में बंधन होते हैं एल्काइन में? तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि 3 बंध होता है उसमें, तो 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। सिनेबार किस धातु का है? सिनेबार Hg, पारा का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सल्फाइड एस का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एस का सांद्रण बताइए। द्रवण विधि, निस्तापन, या फिर हाथ से चुनकर, फिर उत्प्लवन विधि। ऑब्वियसली फिर उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नौ, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए जल का वैद्युत अपघटन मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस में बात करें तो मान लीजिए एक कंटेनर होता है ऐसा कुछ, अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, एक होता है आपका प्लस, एक होता है माइनस। प्लस वाला को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं सर? एनोड। और माइनस वाला को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड, माइनस वाला को। तो देखिए होता क्या है, जब पानी का मॉलिक्यूल है ना 2 पार्ट में टूटता है तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन के पास कौन चार्ज होता है? नेगेटिव, है ना। तो प्लस वाला ऑब्वियसली माइनस की ओर जाएगा, और माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस की ओर। तो ऑक्सीजन एनोड पर से निकलेगा और हाइड्रोजन किस पे निकलेगा? कैथोड पर से। तो यहाँ पे दे रहे जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस आएगा? तो बताइए कैथोड पे मतलब माइनस पे कौन गैस जाएगा? तो प्लस वाला मतलब हाइड्रोजन गैस जाएगा, ऑब्वियसली कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन गैस जाएगा बताइए? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ना आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण वाला होता है? देखिए आधात्विक गुण की बात करें तो क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों लगभग सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन फिर भी पता ना क्यों नहीं, इसका रीजन है ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर मामला होगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा की बात करें तो यहाँ पे आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 5H2, ये आपका नीला थोथा इसका रासायनिक सूत्र है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा। ये तीनों ऊर्जा का यूज करें हम लोग, ये तीनों स्रोत का यूज करें तो किसी से भी हम लोग को प्रदूषण नहीं मिलने वाला, मतलब प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता ऐसा स्रोत। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा जो कि प्रदूषण मुक्त है सब। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? अभी ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं कि 3 आबंध होते हैं किसके बीच? एल्काइन में। किस में होते हैं? एल्काइन में। हम बताए थे 3 होते हैं सर, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है आपका एल्काइन। तो एल्केन में बताए थे कार्बन के CnH2n+2, इसका आपका जनरल फॉर्मूला का होता है CnH2n, सिर्फ CnH2n-2, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कार्बन के
कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन 2 अधिक होते हैं। कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन 2 अधिक होते हैं। एल्किन में कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन, कार्बन के दुगने से सिर्फ कार्बन के दुगना होता है, सॉरी कार्बन के सिर्फ दुगना होता है हाइड्रोजन, इसमें और 2 कम जाते हैं। मतलब कार्बन के दुगने से 2 कम, इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन के दुगने से 2 कम, सब में देखिए 2 कमते जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे पकड़ना 3 बंद वाला, तो 3 बंद मतलब 3 आबंध होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कहने का मतलब 3 आबंध एल्काइन में होगा। तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन के दुगने से 2 कम। तो देखते हैं कार्बन के दुगने से, तो 3 दूनी 6, 6 से 2 कम कहाँ है, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 में से 2 कम, तो 6 में से 2 कम होगा तो हाइड्रोजन कितना बचा, 4। ये सही हो लग रहा है। अभी देखते हैं आगे और भी हो सकता है। कार्बन के दुगने से 2, कार्बन के दुगने से 2 कम होना चाहिए ना एल्काइन में, ध्यान से देखिएगा। तो कार्बन के दुगने से, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ज़्यादा है 2। कार्बन के दुगने से 2 कम होना चाहिए, ध्यान देखिए कार्बन 1 है और दुगना करें तो 2 एकम 2, 2 से 2 और अधिक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा सर बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, बताइए। असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अंग जो होते हैं ना, वो बात करें तो हम लोग का जो हाथ है ना, आगे वाला हाथ जो है अग्रपाद जिसको बोलते हैं, हम लोग का जो हाथ है और चमगादड़ और बिल्ली सबका सेम, देखने में सेम लगेंगे, काम अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होते हैं तो, और देखने में सेम लगते हैं तो उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे असमजात अंग की बात करें तो देखने में भिन्न लग सकते हैं, काम एक हो सकता है, देखने में भिन्न होगा, काम एक हो सकते हैं, एक ही काम हो सकता है, तो असमजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ का जो अंग है अग्रपाद जो है, देखने में एक जैसा लगता है, काम अलग अलग होते हैं, बात सही है, वो कहलाएंगे समजात अंग। क्या कहलाएंगे आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, फ्लोएम है ना। तो आप लोगों को पता है फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ को लेकर जाता है, और जाइलम क्या करता है, जल को लेकर के जाता है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ मतलब कि भोजन संभालने में उत्तरदायी है ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, है ना, जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितने दांत होते हैं बताइए, 32 है ना, 32। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है बताइए। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई सभी। देखिए सर कितना लोग समझ रहे होंगे नर लिंग हार्मोन है, नहीं जी, नर लिंग नहीं, दोनों हार्मोन है ना, ये दोनों में नर लिंग और मादा लिंग दोनों हार्मोन है ना। तो जब दोनों हो गया तो ऑप्शन ए और बी का तो मामला ही नहीं है, तो सर सी भी तो हो ही जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 मिनट आप अगर जो नहीं होगा विश्वास तो गूगल करके देख लीजिएगा, हम एस्ट्रोजन नहीं बोल रहे हैं, एंड्रोजन बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा है ना। नरलिंग हार्मोन मादालिंग हार्मोन दोनों है, तो ये तो अभी इसलिए हो जाएगा फिर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, देखिए जहाँ पे जानकारी हासिल की मतलब सिग्नल को रिसीव करता है सबसे पहले, तो बताएं न्यूरॉन का कौन हिस्सा पहले सिग्नल को रिसीव करता है ना। तो सर ये तो एक्सॉन है, आगे जाता है। ये यहाँ पे जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इसी सिग्नल क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, और फिर सिग्नल कहाँ आते हैं, फिर साइटोन में आते हैं, है ना सर। तो ये सिग्नल को रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स करता है, तो आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डेंड्राइट। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको कौन भूल सकता है सर, है ना। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें सभी पर सर। आप लोग को पता है सूर्य के प्रकाश के लिए 4 कंपोनेंट की होना आवश्यक है ना, क्लोरोफिल है ना, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, बताइए मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं है ना। ए और बी देख करके ए नहीं कि ऑप्शन नंबर सी सही कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होने वाला है, मूत्रवाहिनी से कौन वाला होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग स्टूडेंट लोग ए और बी देखते हैं ना, तो दोनों दिखा है ना, तो फिर मामला सी पे चल जाता है। नहीं सर, मूत्रवाहिनी देखिए यहाँ पे अगर जो गुर्दा से बात करें तो गुर्दा मतलब किडनी, अगर जो किडनी से यहाँ पे क्या निकलते हैं आपको बताइए, ए आपका है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होता है ना सर, कि आपका ये आपका मूत्र मार्ग है सर। मूत्र मार्ग मतलब बात करें तो गुर्दा से उत्पादित मूत्र कहाँ आते हैं, सीधे मूत्राशय में, ना कि सर यहाँ मूत्र मार्ग से ऊपर की ओर जाएगा
मूत्र नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। यहाँ पे आपका गुर्दे से निकल कर कहाँ आने वाले हैं, मतलब किडनी से निकल कर कहाँ आने वाले हैं, मूत्राशय में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त कोशिकाएं पदार्थ है, ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली सर रक्त क्या है? ऊतक है आपका, है ना, टिश्यू है, संयोजी ऊतक भी बोलते हैं इसको। फूल में नर प्रजनन अंग है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। ये सब स्त्री वाला मामला है सर। आपका पुरुष का मामला पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फूल में नर जो प्रजनन अंग है कौन है? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसके द्वारा, किसके द्वारा, मतलब इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा? ग्रेगर, जॉन मेंडल, विजमैन, चार्ल्स डार्विन, लामार्क। तो चार्ल्स डार्विन होगा सर। कौन होगा? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। नाम से छोटी नजर आ रहा है लेकिन सबसे लंबा यही होता है, छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लगभग 6 मीटर होता होगा सर जी ना, 6 मीटर। कहाँ गए हैं, कहाँ तक? अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, ये तो मादा का ही भाग है। शुक्रवाहिनी, वाहिका, ये नहीं है मादा का भाग, ये नहीं है, ये मादा का भाग है, ये मादा का भाग है। डिम्बवाहिनी, ये भी मादा का भाग है। अंडाशय, ये भी मादा का भाग, ये नहीं है। शुक्रवाहिका, ये पुरुष का भाग है। यहाँ पे आपका रहता है वृषण। वृषण से क्या निकलते हैं सर? ये जुड़े होते हैं आपका, पता है, एपिडिडाइमिस, मतलब कि इसको शुक्राशय बोलते हैं। ये जो आपका पाइप जाता है ना, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका, मतलब इसमें शुक्राणु जाता है। क्या बनता है? शुक्राणु। तो शुक्राणु ऑब्वियसली कहाँ बनता है? पुरुष में बनता है, मतलब कि पुरुष के किस भाग में बनता है? वृषण में बनता है। तो शुक्रवाहिका किसका अंग है? पुरुष का। तो इसमें से कौन जो है मादा जनन तंत्र नहीं है? तो ए वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, है ना सर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं बताइए? हीमोग्लोबिन जो है मक्खी, पक्षी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं सर, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऐसे ही मक्खी को मार करके देखना, किसी को जान नहीं लेने का जी, अपना एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो मक्खी को मारोगे तो सर वही, मतलब ब्लड जैसा लाल नहीं दिखेंगे। तो पक्षी इस समय तो होते हैं हीमोग्लोबिन सर, ये सब होते हैं। मक्खी, तो मक्खी में इसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा नहीं होता है। तो कौन होगा? मक्खी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होता है लगभग 2 से 3 महीना नहीं, 20 से 30 दिन, 4 महीना अधिक, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 से 20 दिन लगभग होते हैं। और अगर जो बात करें तो रेड ब्लड सेल का, है ना, उसका लाइफ टाइम होता है कितना जी? 120 दिन। कितना होता है? लगभग 120 दिन। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? माइक्रोग्राफिया, माइक्रो मतलब छोटा, कोशिका का मामला इसमें, मतलब कि रॉबर्ट हुक। कौन लिखे थे सर? रॉबर्ट हुक। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, ऊतक विज्ञान, अनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स, साइटोलॉजी, मतलब कि कोशिका विज्ञान कहलाएगा। ऑब्वियसली कोशिका के बारे में स्टडी करो, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपका सर लास्ट क्वेश्चन बच रहा है ना, तो लास्ट क्वेश्चन है ना, करते हैं डील सब। तो इसके बाद है ना सब्जेक्टिव का भी, है ना, सोल्यूशन लाने वाले हैं सब्जेक्टिव का, मैथ, ये सब का सबका सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए 80 क्वेश्चन देख ही लेते हैं सर, सब कर देते हैं, वो काहे को छोड़ो को। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो ऑब्वियसली स्टार्च के रूप में, मतलब कि मंद के रूप में, स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसके साथ आपका आज का सेशन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।